हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास के 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट इंटरनल एक्सरसाइज तक कवर किया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को सेकंड इंटरनल एक्सरसाइज तक कवर करेंगे। स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी सेल को कवर करता है। Student, it is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from the environment. Student, सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी सेल की outermost covering होती है जो हमारी सेल के कंटेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। स्टूडेंट, जनरली हम इसे आउटर मोस्ट कवरिंग ही कहते हैं, पर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में या बैक्टीरिया में एक और अदर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें देन सेल मेम्ब्रेन अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। स्टूडेंट, अगर सेल के बाहर से कुछ सेल के अंदर लेके आना है या सेल के अंदर से कुछ बाहर भेजना है तो उन चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मटेरियल एक्सचेंज होता है। स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से हमारा मतलब है स्टूडेंट्स, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ एक चीज़ों की मूवमेंट को ही अलाउ करती है और कुछ चीज़ों की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है, उसे प्रिवेंट करती है। इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारी इंटरनल एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका आंसर भी याद कर लेना है। एज इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सम सेलेक्टिव मटेरियल्स एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। स्टूडेंट, हमें ये तो पता है कि सब्सटेंस की मूवमेंट होती है और होती भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू है, पर होती कैसे है, हाउ डज, कैसे टेक प्लेस करती है ये मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए दो प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड है पैसिव ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है, इसीलिए हम इसे अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक कॉमन सा एग्जांपल है, अगर हमें पहाड़ पर चढ़ना है या हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी का यूज़ होता है। सेम उसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए इसे हम अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं। सेकंड हमारा टाइप है स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव सब्सटेंस में स्टूडेंट्स कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के साथ होती है, बहाव के साथ होती है, इसीलिए नो एनर्जीज यूज्ड, कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है, इसलिए हम इसे डाउन हिल मूवमेंट भी बोलते हैं। स्टूडेंट, सेम उसी तरह से है जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरना या पहाड़ से नीचे उतरना। स्टूडेंट्स, आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी, आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, इसे अप हिल मूवमेंट हुई, परंतु जब वो नीचे आ रही है देन इट इज़ डाउन हिल मूवमेंट, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। स्टूडेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही हमें आपके सिलेबस में दो प्रोसेसेस है जिन्हें पढ़ना है, दैट इज़ डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। स्टूडेंट, डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस की मूवमेंट होती है वो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज़ लो होती है। स्टूडेंट, जहाँ पे एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो वहाँ से उसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। स्टूडेंट, आपने अगर डीओ लगाया है रूम में तो वो धीरे धीरे फैल जाएगी, उसकी जो फ्रेगरेंस है वो धीरे धीरे स्प्रेड होगी, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। ये डिफ्यूज़न का एग्जांपल है। आपकी मदर खाना बना रही है, उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है, ये भी एक डिफ्यूज़न का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट, डिफ्यूज़न क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इज कंसंट्रेशन इज लो।
अगर हमारी बॉडी में हम एग्जाम्पल सेल में अगर एग्जाम्पल देना चाहें डिफ्यूज़न का, तो स्टूडेंट मान लो अगर सेल के अंदर CO2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर। सेल के अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, पर सेल के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पे CO2 कम है, तो जो सेल की CO2 होगी वो एक्सक्रीट होगी बाहर की तरफ। स्टूडेंट, हमारी सेल में जब CO2 का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है तो वो कैसे एक्सक्रीट होता है? डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। हमारी सेल जो होती है स्टूडेंट्स, वो O2 ऑक्सीजन इनहेल करती है, अंदर लेती है। वो कैसे इनटेक करेगी स्टूडेंट्स? ये प्रोसेस भी डिफ्यूज़न के थ्रू ही होगी। जब हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है और बाहर के एटमॉस्फेयर में O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हमारी सेल में डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन की एंट्री होती है स्टूडेंट्स। ये एक डायग्राम है स्टूडेंट जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस को शो कर रहा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सब्सटेंस है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और यहाँ पर लो है, बिल्कुल भी नहीं है सब्सटेंस। इसलिए हमारा जो सब्सटेंस है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। ये जो डायग्राम मिड में दिखाया हुआ है स्टूडेंट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लिपिड बायलेयर है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ गया है। थर्ड में हम देख रहे हैं कि थोड़ा और सब्सटेंस आ गया है, तो इक्वालिटी होगी ये यहाँ और यहाँ। जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी तो सब्सटेंस की जो मूवमेंट होगी इन और आउट वो इक्वल होगी, नेट मूवमेंट जो है वो ज़ीरो होगी स्टूडेंट्स। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस की मूवमेंट को ही हम डिफ्यूज़न कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस है स्टूडेंट्स। ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूज़न की ही एक स्पेशल टाइप होती है। दोनों में डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि ऑस्मोसिस में सिर्फ हम वाटर की मूवमेंट की बात करते हैं, पर डिफ्यूज़न में हम किसी भी स्टेट के मैटर की डिफ्यूज़न की बात करते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होगा स्टूडेंट? मूवमेंट ऑफ वाटर होगी फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने डेफिनेशन के हर वर्ड को बहुत ध्यान से याद कर लेना है स्टूडेंट। जो सब्सटेंस की जो वाटर की मूवमेंट हो रही है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। और कैसे हो रही है? वाटर की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। तो स्टूडेंट, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ से जहाँ सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ से वाटर की जो मूवमेंट होगी वो लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी, जहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट कम होगा स्टूडेंट्स। अगर हम फंक्शन देखना चाहें सेल में, तो हमारी प्लांट की जो रूट होती है वो वाटर एब्जॉर्व करती है सॉइल से। वो कैसे होता है स्टूडेंट्स? वहाँ भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस का ही यूज़ होता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट अ सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर। स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर हम एक सेल को वाटर के या साल्ट के वाटर में बनाए हुए सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो क्या होगा सेल के साथ? क्या कोई मूवमेंट होगी या नहीं? जो मूवमेंट होगी तो वो कैसी मूवमेंट होगी स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, जब हम एक सेल को एक सॉल्यूशन में रखते हैं, चाहे वो शुगर का है या साल्ट का, तो उस टाइम तीन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द थ्री फॉलोइंग थिंग्स कुड हैपन। जो मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी तीन में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि हमने सेल को कैसे सॉल्यूशन में रखा है। क्या वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, क्या वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, या सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। हमारे सॉल्यूशन पे ही बेस करेगा कि हमारी जो सेल है उसके साथ क्या होगा। स्टूडेंट, अगर हमने अपनी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जब सेल के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो वाटर है उसमें सोल्यूट का अमाउंट कम होगा, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपो का मीनिंग होता है डाउन। तो अगर हमने कम कंसंट्रेशन वाले वाटर में सेल को रखा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? जो हमारी सेल है वो क्या करेगी?
वाटर को गेन करेगी, क्योंकि हमारी सेल के अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर अंदर का ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इसलिए वो बाहर के वाटर को इनसाइड लेगा। मोर वाटर विल एंटर देन लीव, और उस टाइम पे क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, वाटर की जो मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो फ्री होती है, वाटर जो है आराम से अंदर या बाहर जा सकता है, मूवमेंट होती रहती है, इसलिए इस टाइम पे जो पानी की मूवमेंट होगी, वाटर अंदर ज़्यादा जाएगा सेल के, और बाहर की तरफ जो मूवमेंट होगी वो कम होगी, और रिज़ल्ट क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारी सेल है वो स्वेलअप हो जाएगी, वो उस पानी को अंदर ले लेगी। पर अगर स्टूडेंट हमने हमारे सॉल्यूशन जो लिया है वो हाइपरटोनिक है, हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, देन क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है स्टूडेंट जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जो सेल के अंदर का वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और बाहर के वाटर की जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारी सेल जो है वो वाटर लूज़ करेगी, और उस टाइम पे हमारी सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, वाटर की जो मूवमेंट है इनसाइड कम होगी और बाहर की तरफ वाटर ज़्यादा लीव करेगा, इसीलिए हमारी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी स्टूडेंट्स। पर अगर हमने हमारी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा स्टूडेंट जिसमें सेल के अंदर की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम होती है। आइसो वर्ड सेम के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट। उस टाइम पे नो नेट मूवमेंट, पानी की कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, जितना अंदर जाएगा उतना ही सेल के बाहर जाएगा, इसलिए जो सेल की शेप है वो सेम रहेगी, सेल पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक डायग्राम है इस प्रोसेस को शो करने के लिए, ऑस्मोसिस के लिए। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये हमारी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे रेड डॉट्स में जो दिखाई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये जो है सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो सोल्यूट का अमाउंट है वो कम है, और जो आपको पीच कलर में दिखाया गया है ये वाटर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप देखोगे कि वाटर की जो मूवमेंट है, यहाँ पे सोल्यूट कम है पर वाटर ज़्यादा है, और इस साइड में हम कहें तो सोल्यूट ज़्यादा है, इसलिए हमारा वाटर जो है वो मूव करेगा स्टूडेंट्स। तो मूव करेगा धीरे धीरे, क्या है, इस साइड चला जाएगा। अगर ये हमारी, मान लो ये हमारी सेल है, ठीक है, तो यहाँ से जब वाटर मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक एक्टिविटी हम ऑस्मोसिस को हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, आप घर पे कर सकते हो। रेजिन्स के साथ एग है तो एग को यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स आप। अगर आपके पास रेजिन्स हैं तो रेजिन्स या एप्रिकॉट किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो मैंने एक सिंपल एक्टिविटी आपको बताई है रेजिन से रिलेटेड। आपके घर में जो किशमिश होती हैं वो एकदम ड्राई आपने रेजिन्स यूज़ करनी है, और उनको आपने क्या करना है, रेजिन को आपने प्लेस कर देना है प्लेन वाटर में फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, रिजल्ट क्या होगा, जब आपने प्लेन वाटर में रेजिन्स को रखा है तो रेजिन्स गेन वाटर एंड स्वेल, वो वाटर गेन कर लेंगी और स्वेलअप हो जाएंगी। फिर स्टूडेंट्स इन्हीं स्वॉलन अप रेजिन्स को आपने यूज़ करना है और कंसनट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन में रख देना है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारी रेजिन्स है वो वाटर लूज़ कर देंगी और श्रिंक हो जाएंगी, वापस से सिकुड़ जाएंगी। ये डायग्राम स्टूडेंट्स अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को दिखा रहा है और हमारी सेल न्यूट्रिशन दिखा रहा है, और अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही होता है स्टूडेंट। तो इसलिए हम इसके थ्रू एक प्रोसेस दिखा रहे हैं एंडोसाइटोसिस की। अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ इनहेल किया जा रहा है या एक्सहेल किया जा रहा है, अगर कुछ अंदर ले रहे हैं तो हम उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और एंडोसाइटोसिस भी 2 टाइप्स में होगा स्टूडेंट। अगर हमारी सेल कुछ लिक्विड इनसाइड ले रही है तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर सॉलिड को इनसाइड ले रही है तो फैगोसाइटोसिस होगा। इसमें हमारा ये जो अमीबा की सेल है वो एक सॉलिड पार्टिकल को इनसाइड ले रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, जो एंडोसाइटोसिस की ही एक टाइप है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि अमीबा जो है
वो अपनी शेप को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। इसकी जो बॉडी शेप है वो चेंज होती रहती है। स्टूडेंट, अगर इसके पास में खाना आता है तो ये अपनी बॉडी को वहाँ ले जाकर अपनी स्किन को फोल्ड कर, मेम्ब्रेन को उसके बाहर फोल्ड कर लेता है। इस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं स्टूडेंट। इसके स्यूडोपोडिया जो होंगे धीरे धीरे फोल्ड होंगे और एक वैक्यूल की शेप ले लेंगे, और ये वैक्यूल जो मेम्ब्रेन का पार्ट है वो डीअटैच हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद जो अमीबा होगा इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी बॉडी में एसिमिलेट कर लेगा, यूज़ कर लेगा, और यूज़ करने के बाद जो वेस्ट होगा वो सेम प्रोसेस से एक वैक्यूल बनाएगा और वो मेम्ब्रेन से अटैच होगा और बाहर की तरफ ओपन होके उस वेस्ट को एक्सक्रीट कर देगा, उसका इजेशन कर देगा। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो से आप एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस का आंसर आराम से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन हैं इसके एक्सरसाइज के, वो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। आपको बताना है कि CO2 और वाटर कैसे मूव करते हैं सेल के अंदर या बाहर। तो स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो जो CO2 की मूवमेंट होगी वो डिफ्यूज़न के थ्रू होगी और वाटर की ऑस्मोसिस के थ्रू। इसमें आप दोनों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपको बताया था आंसर, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के इनसाइड आने देती है, बाकी चीज़ों को प्रिवेंट करती है, इसलिए हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड इंटरनल एक्सरसाइज को कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।